Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 11th of November 2022. तो गाइज आज है तारीख 11 नवंबर 2022 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर आपको लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है खांगखुई मांगसोर को। तो ये क्या है, कहाँ पर लोकेटेड है, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2012 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक बैंकर्स बैंक की तरह काम करता है, आरबीआई के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो बाकी सारे बैंक्स हैं ना, वो अपने डिपॉजिट को आरबीआई के साथ में रखते हैं, यानी आरबीआई में डिपॉजिट करते हैं। दूसरा कि जो आरबीआई है ना, वो हमारे कमर्शियल बैंक्स को फंड प्रोवाइड करवाता है, कमर्शियल बैंक्स को पैसा देता है जब कमर्शियल बैंक्स को उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे कमर्शियल बैंक्स को एडवाइस भी देता है अलग अलग मॉनेटरी मैटर्स के ऊपर। तो इसका जो सही स्टेटमेंट है वो कौन सा है आपको बताना है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोलता है 2 and 3 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दो। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। तो न्यूज़पेपर पर स्पोर्ट्स सेक्शन पर आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। जैसा कि कल दूसरा सेमीफाइनल था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, तो उस सेमीफाइनल के अंदर इंग्लैंड जीत चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे इंडियन टीम जैसे ही हारती है ना, उसके बाद से जो इंडियन टीम के फैंस थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी देखने को मिला। क्यों? क्योंकि इंडियन टीम के फैंस ने जिस प्रकार से एक्सपेक्टेशन किया था, जिस प्रकार से आशा लगा के रखी थी टीम से कि हाँ ऐसा परफॉर्म करेगी, तो वैसा परफॉर्मेंस रहा नहीं। परफॉर्मेंस कैसा रहा देखो, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। वैसे तो सभी लोगों को पता ही होगा, लेकिन कुछ लोग जो कि यहाँ पर इस मैच को नहीं देख पाए होंगे, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखो हुआ यहाँ पर ये कि अगर आप लोग इंडियन टीम का स्कोर देखते हो तो वो स्कोर था बेसिकली 20 ओवर में वो थे 168 रन्स, और 168 रन्स के साथ साथ 6 विकेट भी यहाँ पर गिर चुके थे। लेकिन जब यहाँ पे दूसरी बारी में इंग्लैंड बैटिंग करता है, तो सेकंड टाइम पे इंग्लैंड बैटिंग करता है, और बैटिंग यहाँ पे करने का मतलब है इंग्लैंड इस रन को चेस कर रहा था 168 को। तो चेस करते करते आप यहाँ पर देखोगे तो इंग्लैंड ने क्या किया, 16 ओवर में ही मैच को ख़त्म कर दिया। तो 16 ओवर में यहाँ पर उन्होंने 170 रन बनाए, और उससे भी बड़ी बात, एक भी विकेट नहीं गया था। तो एक भी विकेट नहीं गया, 16 ओवर के अंदर ही यहाँ पर पूरा का पूरा मैच खत्म कर दिया। जॉस बटलर और साथ ही साथ में एलेक्स हेल्स जो कि ओपनर थे, दोनों ने यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ बैटिंग करी है। और जिसके बाद में आप देख पाओगे बहुत सारे आर्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर मेंशन किया गया कि इंग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट चेस था, बहुत आराम से यहाँ पर इंग्लैंड इसको चेस कर पाया। तो बेसिकली यहाँ पर एक चांस था आपकी बार का T20 के अंदर एक वर्ल्ड कप लाने का, बट अभी वो चांस ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर सेमीफाइनल से इंडिया बाहर हो चुका है और अब एक फ़ाइनल होने वाला है जिसमें इंग्लैंड और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। इन दोनों के बीच में एक फ़ाइनल मैच होने वाला है। तो ये तो एक छोटा सा आर्टिकल स्पोर्ट्स सेक्शन में सोचा आपके साथ में डिस्कस किया जाए। और मैं आपको बता दूँ, आपको बहुत सारे आर्टिकल देखने को भी मिलेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा याद किया गया, MS धोनी को, सारे फैंस के थ्रू, क्योंकि इनकी कैप्टनसी यहाँ पर एक दूसरे लेवल पर हुआ करती थी। तो इसके बेसिस पर यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपको थंबनेल देखने को मिलेगा। हालांकि आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये साइड में थोड़ा सा स्पेस जो है ना वो खाली देखने को मिल रहा होगा,
कोई बात नहीं, आर्टिकल पर आते हैं। ये स्पेस खाली क्यों है मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये जो पहला आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। हुआ क्या है, उत्तराखंड ने अभी 5 ड्रग्स को बैन कर दिया है, यानी कुछ ऐसी ड्रग्स जो कि पतंजलि के थ्रू बनाई जाती थी उनको बैन कर दिया गया। अब कैसे बैन किया गया, क्यों बैन किया गया, आओ इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो अथॉरिटीज़ हैं आयुर्वेदिक एंड यूनानी सर्विसेज उत्तराखंड की, इन्होंने यहाँ पर पतंजलि दिव्या फार्मेसी से बोला कि अब से आप इन 5 अलग अलग ड्रग्स का प्रोडक्शन मत करना, ठीक है ना। ये जो 5 दवाइयाँ आप दिखा रहे हो, है ना, इसको यहाँ पे प्रमोट कर रहे हो, इसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना। ना इसका प्रोडक्शन होना चाहिए और ना इसका एडवर्टीजमेंट होना चाहिए। ये बेसिकली यहाँ पर इस फार्मेसी को बोल दिया गया। अब वो 5 ड्रग्स हैं कौन कौन सी, ज़रा इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस फार्मेसी से बोला गया इन 5 दवाइयों का प्रोडक्शन पूरी तरह से ख़त्म कर देना। जैसे कि यहाँ पर एक है दिव्या मधुग्रित, देन दिव्या आईग्रित गोल्ड, देन दिव्या थायरोग्रित, देन दिव्या बीपीग्रित, देन दिव्या लिपिडोम। ये आपको यहाँ पर 5 ड्रग्स देखने को मिल रही हैं। अब मेंशन यहाँ पर ये किया जा रहा है कि पतंजलि के अकॉर्डिंग बात करें तो ये जो 5 दवाइयाँ हैं ना, इनका काम क्या है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, या फिर आई इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, थायराइड को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, या कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना। इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। बट अभी यहाँ पर इन 5 के ऊपर बैन लगाया गया और बोला गया इसको एडवर्टीजमेंट में भी मत दिखाना और इसका प्रोडक्शन पूरी तरह से ख़त्म कर देना। जबकि पतंजलि ने यहाँ पर मेंशन किया कि देखो जो भी ये दवाइयाँ बनाई जाती हैं सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बनाई जा रही हैं, सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है। और कंपनी यहाँ पर ये बोलती है कि इसके ऊपर अटैक किया जा रहा है, बस और कुछ नहीं। जो एंटी आयुर्वेदा ड्रग माफिया है ना, ये अटैक कर रहे हैं कि कंपनी के ऊपर, और कुछ नहीं है। ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हो इस कंपनी के थ्रू भी मेंशन किया गया। तो ये तो बात होती है हमारे इस पर्टिकुलर आर्टिकल की, यानी कि करंट अफेयर की। लेकिन अभी इसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, खासकर आयुर्वेद से संबंधित। अब आयुर्वेद को लेकर क्या क्या यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, आओ यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ, अब यहाँ पर आते हैं। नीचे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ पे ध्यान रखना। जब हम लोग बात करते हैं आयुर्वेदा की, देखो इंडिया के अंदर आयुर्वेदा बहुत लंबे समय से फॉलो किया जाता है, बहुत पुराने ज़माने की मेडिसिन है। काफ़ी लोग अभी भी यहाँ पर मॉडर्न मेडिसिन पर बिलीव ना करके आयुर्वेदा पर ही बिलीव करते होंगे, क्योंकि आयुर्वेदा लगभग पिछले 3000 सालों से यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। और काफ़ी सारे लोगों की जो हेल्थ है उसने ठीक भी किया है, और बहुत सारे लोग अभी के टाइम पर आयुर्वेदा पर बिलीव भी करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि आयुर्वेदा इंडस्ट्री जो है ना, वो बहुत सारे चैलेंजेस को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लगातार फेस भी कर रही है। तो वो प्रॉब्लम्स भी मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। पहले समझते हैं आखिरकार आयुर्वेदा है क्या। प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आप लोग यहाँ पर आराम से रट सकते हो उसको डायरेक्टली, या समझ भी सकते हो, दोनों ही तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात करते हैं वर्ड आयुर्वेदा की। तो ये जो वर्ड है आयुर्वेदा, यह आया कहाँ से, ये आप देखोगे 2 अलग अलग वर्ड से मिलकर बना हुआ है, आयु और वेदा। आयु मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, वेदा मतलब होता है साइंस या फिर नॉलेज। तो बेसिकली आयुर्वेदा मतलब होता है साइंस ऑफ लाइफ, ये बेसिकली आयुर्वेदा का मतलब है। अब आयुर्वेदा की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो इसको अलग अलग ब्रांचेस के अंदर, मेजरली 3 ब्रांच के अंदर डिवाइड कर रखा है। अब वो 3 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, एक है नर आयुर्वेदा, दूसरा सत्व आयुर्वेदा, देन जो तीसरा है वो है वृक्षा आयुर्वेदा। तो जो नर आयुर्वेदा की बात करते हैं, ये किससे डील करता है, ये डील करता है मानव की ज़िंदगी से, ह्यूमन लाइफ से। फिर आता है सत्व आयुर्वेदा। सत्व आयुर्वेदा डील करता है एनिमल लाइफ से और बाकी सारी उस एनिमल से संबंधित जो बीमारियां हैं उनसे। फिर आता है वृक्ष आयुर्वेदा। वृक्ष आयुर्वेदा नाम से ही पता चल रहा है, ये जो प्लांट होते हैं, प्लांट की लाइफ होती है, उसकी ग्रोथ है, या फिर उन प्लांट्स के अंदर जो बीमारियां हैं उनसे यहाँ पर डील करता है। तो ये 3 प्रकार के अलग अलग मेन ब्रांचेस होते हैं आयुर्वेदा के। एनिमल, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स के लिए यहाँ पर ये अलग अलग 3 ब्रांचेस को बांटा गया है, ठीक है ना, नर, सत्व और साथ ही साथ में वृक्ष। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आयुर्वेदा की। तो देखो यहाँ पर ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है मेडिसिन का जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव हेल्थ की तरफ, मतलब आप कह सकते हो कि आगे बढ़ावा देता है, एक पॉजिटिव हेल्थ की तरफ यहाँ पर ये एक कंट्रीब्यूशन देने का काम करता है। वो कैसे, इसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर किसी को आयुर्वेदा प्रैक्टिस करना हो तो उसके लिए यहाँ पर क्या क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, तो मैं आपको इसको समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर यह है इंडियन मेडिकल काउंसिल। इंडियन मेडिकल काउंसिल जिसको सेटअप किया गया था 1971 में, इसने क्या किया, कुछ सूटेबल क्वालिफिकेशंस को यहाँ पे बना दिया। यानी इंडियन मेडिसिन के अंदर ही
अलग अलग, जैसे आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्ध, और इनके लिए भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि कुछ क्वालिफिकेशंस यहाँ पर ऐड कर दी गई हैं, इसको बना दिया गया है, इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करना चाहे वो यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस कर भी सकता है, आयुर्वेदा, यूनानी और सिद्धा। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस की। तो जब भी हम लोग आयुर्वेदा की बात करते हैं ना, तो आयुर्वेदा किस चीज़ में बिलीव करता है? आयुर्वेदा बोलता है कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो यहाँ पर लिविंग मैन है, एक जीवित इंसान है, वो बेसिकली यहाँ पर एक समूह है, एक कलेक्शन है तीन चीज़ों का। क्या क्या? वात, पित्त, कफ, है ना। ये तीन चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ में 7 बेसिक टिश्यूज़ होते हैं। वो 7 बेसिक टिश्यूज़ कौन कौन से हैं? रास, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और साथ ही साथ में शुक्र। ये यहाँ पर 7 बेसिक टिश्यूज़ हैं। 3 यहाँ पर ह्यूमर्स हो गए। देन उसके बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी के अंदर, वो क्या होता है? वो होता है मल, मूत्र और स्वेदा। ये होता है वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको कलेक्शन देखने को मिलता है इन सब चीज़ों का। ये इन चीज़ों के अंदर जो आयुर्वेदा है वो बिलीव करता है। देन उसके बाद में देखो, आयुर्वेदा की अगर हम लोग बात करें तो उसका मानना यह है कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जैसे कि वात, पित्त, कफ, उसके बाद ये जो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जिनमें एलिमेंट से मिलकर यहाँ पर बॉडी बनी हुई है, उसको अगर किसी इंसान ने बैलेंस कर लिया तो उसकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी हमेशा। तो आयुर्वेदा बिलीव करता है कि इन एलिमेंट्स को बिल्कुल बॉडी के अंदर बैलेंस कर कर आगे चला जाए। क्लियर हो गया। लेकिन अब बात यहाँ पर यह है कि आयुर्वेदा बहुत सारे की चैलेंजेस, बहुत सारी परेशानियां आज के टाइम पर फेस कर रहा है इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। जैसे सबसे पहली परेशानी आपको देखने को ये मिलेगी, इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी केसेस। मान लो कोई एक इमरजेंसी केस निकल कर आया है, ठीक है ना, तो वहाँ पर आयुर्वेदा सही से काम नहीं कर पाता है, या फिर आयुर्वेदा के अंदर बहुत समय लग जाता है यहाँ पर, आप कह सकते हो, उस असर को दिखाते दिखाते। जैसे कि अगर हम बात करें, आयुर्वेदा के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जैसे अगर मान लो कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई दूसरी इमरजेंसी है, मान लो यहाँ पर किसी की सर्जरी हुई है, तो इसको लेकर प्रॉपर रिसर्च आयुर्वेदा के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर अगर हम इस कॉन्सेप्ट में बात करें तो आयुर्वेदा को काफ़ी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद में देखो, आयुर्वेदा के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें ये देखने को मिलती हैं कि आपने अगर यार ये दवाई ली है आयुर्वेदा की तो उसके साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत सारी होती हैं, इसको लेना बहुत जटिल हो जाता है। लेकिन जो मॉडर्न मेडिसिन होती हैं वो यहाँ पर आप कह सकते हो आराम से ले सकते हो किसी भी के साथ में। उसके अंदर ज़्यादा डूज एंड डोंट्स होते नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आयुर्वेदा में बहुत सारे डूज एंड डोंट्स भी होते हैं, ये आपको समझ में आया। देन आयुर्वेदा मेडिसिन के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो कि सभी लोगों को पता है, असर दिखाएगी लेकिन वो बहुत देर से असर दिखाएगी, लेकिन वो एक बेटर तरीके से असर दिखाती है, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जब उनको टाइम लगता रहता है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उसको प्रेडिक्ट करना कि आयुर्वेदा से सही हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसको लेकर भी बहुत सारे लोगों का जो बिलीफ है, विश्वास है आयुर्वेदा के ऊपर, वो यहाँ पर उठ जाता है। तो ये कुछ चैलेंजेस आज के टाइम पर आयुर्वेदा फेस कर रहा है। देन उसके बाद में यहाँ पर कुछ और चीज़ें आती हैं, जैसे मिसलीडिंग प्रोपोगेंडा बाय आयुर्वेदा फार्मास। देखो, आयुर्वेदा जो फार्मा आपको देखने को मिलती है ना, आयुर्वेदा की जो ये फार्मा इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, ये क्या करती हैं, बहुत सारे अलग अलग क्लेम करती हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर आयुर्वेदा को बनाया है, इस मेडिसिन को बहुत अच्छे से बनाया है, अच्छे से यहाँ पर ये काम करेगा, ठीक है ना। अपने बहुत सारे यहाँ पर ये क्लेम्स देती हैं, लेकिन उन क्लेम्स के पीछे कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं होता, उसके पीछे कोई साइंस नहीं होती है कि हाँ ये कैसे काम करेगी। काफ़ी बार बहुत अलग तरीके की स्टेटमेंट दे दी जाता है। आपने देखा होगा कोविड के समय पर बहुत कुछ हुआ भी था कि ये जो चीज़ है ये आपको कोरोना से बचाएगी, ये कर देगी, वो कर देगी, लेकिन उसके पीछे का कोई भी साइंटिफिक बेसिस है नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर आज के समय पर देखने को मिल रही है इस आयुर्वेदा इंडस्ट्री के अंदर में, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। अब एक और चीज़ ध्यान रखना, आयुर्वेदा से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जो कि यहाँ पर सरकार के थ्रू चलाए गए हैं इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए। तो वो कौन कौन से यहाँ पर इनिशिएटिव देखने को मिलेंगे, तो वो है एक नेशनल आयुष मिशन, देन आहार क्रांति मिशन, देन न्यू पोर्टल ऑन आयुष सेक्टर, देन उसके बाद आता है ACCR पोर्टल एंड आयुष संजीवनी ऐप। ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं, ये किस चीज़ से संबंधित है, आयुर्वेदा सेक्टर से संबंधित है। और ध्यान रखना, क्योंकि जो इनिशिएटिव है वो मेंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपसे पूछा जाए आयुर्वेदा क्या है, क्या चैलेंजेस वो आज के टाइम पर फेस कर रहा है ना, तो वो चीज़ें आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली कोट कर सकते हो। आर्टिकल से मैंने लिंक करके आपको ढेर सारी चीज़ें बता दी हैं, आपको एग्जाम के लिए कुछ पॉइंट्स आपको मिल गए हैं जो कि मेंस प्रीलिम्स सभी चीज़ को कवर कर देंगे। अगले आर्टिकल पर आते हैं।
लेकिन यार आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो और करवाते भी हो। तो साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। एक और छोटी सी बात जो कि आपको पता ही है, जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वीडियो के अंदर, जैसे आपसे स्टार्टिंग में लोकेशन पूछा गया, प्रीलिम्स का सवाल पूछा गया, उनके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दिया करो, आपको हेल्प करेंगे। साथ ही साथ में आप लोग जब रेगुलर रहते हो ना कमेंट में, तो फिर याद भी रहता है यार कौन कौन यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर कमेंट करता रहता है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, क्या बात की जा रही है, रिस्ट्रिक्टेड हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट। देखो एक हर्बिसाइड है जिसका नाम है ग्लाइफोसेट। क्या होता है हर्बिसाइड, मैं आपको समझाऊंगा। तो ग्लाइफोसेट को अभी यहाँ पर इसके यूज़ के ऊपर रोक लगा दी गई है। हमारी केंद्र सरकार ने इसको इस्तेमाल करने के ऊपर बहुत सारी रोक लगा दी है। क्यों? क्योंकि इस ग्लाइफोसेट का जो असर है वो एक नेगेटिव वे में देखने को मिल रहा है हमारे एनवायरमेंट के लिए, मतलब हमारे एनवायरमेंट के लिए भी खतरनाक है। साथ ही साथ में जो ह्यूमन बींग्स है उनके लिए भी ग्लाइफोसेट खतरनाक साबित होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्लाइफोसेट के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने लगाए हैं। वो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो ग्लाइफोसेट क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे काम करता है, क्या क्या कंसर्न्स हैं, क्या क्या चिंता वाली बातें हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता होगा सब कुछ एक स्ट्रक्चर वे में बिल्कुल पॉइंट्स के साथ में डिस्कस करेंगे, ताकि आपके पास में कुछ हो। क्योंकि हम न्यूज़पेपर पढ़ तो लेते हैं, पढ़ लिया, बहुत सारे PDF आप डाउनलोड भी करते होंगे, लेकिन क्या आप इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर पाते हो वहाँ से? नहीं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अभी मैंने आयुर्वेदा को लेकर दी थी अलग से इन्फॉर्मेशन, वैसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ग्लाइफोसेट से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। यानी जो सवाल बनेगा वो इस वाली इन्फॉर्मेशन से बनेगा, जो कि आपको अलग से प्रोवाइड करवाई जा रही है। क्योंकि आपको अभी पता ही है, देखो मेरे साथ भी ऐसा हुआ करता था, आर्टिकल बहुत सारे आते थे, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन निकल नहीं पाती थी, बट यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, डोंट वरी। तो आते हैं आर्टिकल के ऊपर। तो आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, न्यूज़ क्या है? न्यूज़ यहाँ पर यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने क्या किया, ग्लाइफोसेट के इस्तेमाल के ऊपर, ग्लाइफोसेट के यूज़ के ऊपर अभी काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस यानी कि रोक टोक लगा दी है। आप ग्लाइफोसेट का इतना अच्छे से इस्तेमाल जैसा पहले कर रहे थे अब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस ग्लाइफोसेट की वजह से बहुत सारे ह्यूमंस और एनिमल्स को डैमेज पहुंचा है, क्योंकि ये ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए खतरनाक भी है। तो ये नया नोटिफिकेशन जो आया है ना, इस नए नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया गया कि इस केमिकल के लिए जो भी मतलब सर्टिफिकेट दिया गया था, बहुत सारी कंपनीज होती हैं ना, वो इस ग्लाइफोसेट वाले केमिकल को बनाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती है और बनाकर उसको बेचती हैं। तो जिन भी कंपनीज को सर्टिफिकेट मिल चुका था इसको बनाकर बेचने का, वो क्या करें वो कंपनियां अपने सर्टिफिकेट को वापस कर दें उस कमेटी को, और साथ ही साथ में यहाँ पर अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इसकी सेल को पूरी तरह से ख़त्म कर दें, बिल्कुल ना बनाएं और यहाँ पर इसको बेचें ना। जो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिला हुआ है उसको वापस कर दें, और अगर कोई ये काम नहीं करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा अंडर द इंसेक्टिसाइड्स एक्ट ऑफ 1968। तो ये जो हमारे पास में एक्ट है, इसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर उस कंपनी के खिलाफ एक कदम उठा सकते हैं अगर वो ये बातें नहीं मानता है तो। ये तो हो गई सर पूरी की पूरी न्यूज़ जो कि इतने से पैरा में बताई गई है। फिर आगे की कहानी बताई गई, ग्लाइफोसेट क्या है, कैसे यूज़ होता है, कैसे गवर्न होता है, कैसे यूज़ करते हैं, क्या दिक्कतें हैं, उसके बाद में क्या क्या हेल्थ कंसर्न है। अब इस पर आते हैं। अब हम लोग भी पहले डिस्कस करते हैं आखिरकार सर ग्लाइफोसेट है क्या। तो ग्लाइफोसेट एक हर्बिसाइड है जिसको बनाया गया था 1970 में। अभी भी क्लियर नहीं हुआ हर्बिसाइड क्या है ये तो बताओ। हर्बिसाइड बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा एजेंट है जिसको हम लोग यहाँ पर आप कह सकते हो केमिकल बोलते हैं। इस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अनवांटेड प्लांट्स को ख़त्म किया जा सके। मान लो एक एरिया है जहाँ पे आप के लोकल प्लांट्स उगते हैं, लेकिन सपोज़ यहाँ पर एक ऐसा प्लांट उगाया है जो कि आपको नहीं चाहिए और उसकी ग्रोथ इतनी तेज़ी से हो रही है कि बाकी सारे आपके जो नॉर्मल प्लांट्स है उसको ये ख़त्म करता जा रहा है, उसकी जगह घेरता जा रहा है, उनको ख़त्म करता जा रहा है ना। तो बेसिकली वो एक ऐसा प्लांट है जो कि आपको नहीं चाहिए, उसका नुकसान ही नुकसान आपको देखने को मिल रहा है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसकी ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर इस ग्लाइफोसेट केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात आपको क्लियर हुई। तो ग्लाइफोसेट क्या है आपसे पूछा जाए तो बता देना कि सर एक केमिकल है जो कि अनवांटेड प्लांट्स की ग्रोथ को पूरी तरह से रोक देता है। समझ में आई बात। अब इसका जो साइंटिफिक नेम है ना ग्लाइफोसेट का, वो क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है एन फॉस्फोनोमिथाइल ग्लाइसिन। ये इसका एक साइंटिफिक नेम है। इसके इस्तेमाल की बात करें कैसे यूज़ किया जाता है, तो क्या करते हैं ना कि जो भी ऐसा प्लांट है जो कि आपको नहीं चाहिए, अनवांटेड प्लांट है, उसके पत्तों के ऊपर आप इसको लगा देते हो, उसको अप्लाई कर देते हो। इससे क्या होगा, उस प्लांट को ये ग्लाइफोसेट मार देता है।
अब इसका यूज़ की बात करें इंडिया के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है, तो इंडिया के अंदर ग्लाइफोसेट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे टी प्लांटर्स के थ्रू, यानी जो चाय की खेती होती है ना, वहाँ पर ग्लाइफोसेट का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है और पिछले 20 सालों में इसी सेक्टर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। ठीक है ना, ये बात क्लियर हुई। उसके बाद में ग्लाइफोसेट का सबसे बड़ा मार्केट कहाँ पर है? सबसे बड़ा मार्केट साइज आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल और असम में, और वेस्ट बंगाल और असम यहाँ पर सबसे बड़ा टी सेक्टर भी है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय की पत्ती का उत्पादन भी होता है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो ग्लाइफोसेट का यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। क्यों? क्योंकि ग्लाइफोसेट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल टी प्लांटर्स के, जो टी प्लांटर्स हैं वहाँ पर किया जाता है। क्लियर हो गया, टी प्लांटर्स यहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब बात करें प्रेजेंट टाइम पर, यानी आज के समय पर सबसे ज़्यादा कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन है इस ग्लाइफोसेट का वो हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है शुगर केन, मेज़ और बाकी और भी बहुत सारी जो फ्रूट्स की फसलें हैं उनके अंदर भी यहाँ पर ग्लाइफोसेट का यूज़ हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर एक कंसर्न आज नज़र आ रहा है। ठीक है ना। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है इसको समझते हैं, नहीं दिक्कत क्या है इसमें। चलो यूज़ हो रहा है तो क्या है, कुछ ऐसे ही तो प्लांट थे जो कि हमें नहीं चाहिए थे, हमारे यहाँ पर बाकी सारी चीज़ों को डैमेज कर रहे थे, तो हमें उसे हटाना है, तो हटाने के लिए हमने ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल किया। तो क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत यहाँ पर क्या है, आओ इसको समझते हैं। क्योंकि इसको लेकर ना नेगेटिव हेल्थ इंपैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि एक मानव की जो हेल्थ है ना उसको बहुत नुकसान हो सकता है। सपोज़ यहाँ तक अगर कोई भी इंसान का कॉन्टैक्ट उस ग्लाइफोसेट से होता है तो इससे यहाँ पर कैंसर बन सकता है उसके बॉडी के अंदर। कैंसर के साथ साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो हमारा ब्रेन है ना वो पूरी तरह से डैमेज हो सकता है, ऐसा बताया गया। साथ ही साथ में अगर किसी व्यक्ति पूरी तरह से चपेट में आ चुका है ग्लाइफोसेट के, तो क्या होगा, उसके अंदर बहुत सारे पहले सिम्टम्स देखेंगे, लक्षण देखेंगे, जैसे कि इरिटेशन होना या फिर सूजन हो जाना या फिर जो स्किन है वो जल जाना, है ना। तो ये सारे यहाँ पर कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी तो ग्लाइफोसेट को बैन क्यों नहीं किया? देखो मैं आपको बताऊं, दुनिया में लगभग 35 ऐसे देश हैं जो कि ऑलरेडी ग्लाइफोसेट के इस्तेमाल के ऊपर रोक लगा चुके हैं, यानी कि आप बहुत कम ही एरिया में इस ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल कर पाओगे। तो वो 35 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, उसमें से मतलब 35 के नाम ध्यान नहीं रखने हैं, यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के नाम बता देता हूँ, जैसे श्रीलंका, नेदरलैंड, फ्रांस, कोलंबिया, कनाडा, इजराइल, अर्जेंटीना। ये कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी रोक लगा दी है ग्लाइफोसेट के इस्तेमाल के ऊपर। ठीक है। अब इंडिया ने क्यों रोक लगाई? क्योंकि इंडिया के अंदर ग्लाइफोसेट का इलीगल तरीके से बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ चुका था। हम लोगों ने भारत के अंदर ग्लाइफोसेट का केवल और केवल जो यूज़ है ना वो अप्रूव किया गया था टी प्लांटेशंस के लिए, जो चाय की खेती है उसके लिए यहाँ पर इसको अप्रूव किया गया था। बट दिक्कत यहाँ पर यह है कि इस चाय की खेती के अलावा भी अलग अलग जगह में इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से इस ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल हो रहा था। आप देखोगे 2020 की एक स्टडी है, उस स्टडी ने ये बताया कि इंडिया के अंदर में लगभग 20 से ज़्यादा और भी ऐसी अलग अलग फसलें हैं जहां पर ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि ग्लाइफोसेट को अप्रूवल किसके लिए दिया गया है? केवल और केवल चाय की पत्ती के लिए। तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ दिख रही थी। इसी वजह से यहाँ पर क्या किया गया, हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट के इस्तेमाल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं हमारी केंद्र सरकार के थ्रू। क्लियर हो गया, ये बात यहाँ पे समझ में आ गई। अब ये ह्यूमंस के लिए तो मतलब खतरनाक है ही, उसके साथ साथ जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसके लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करता है। फिर अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बाकी सारी फसलों के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से। तो उन फसलों को भी यहाँ पर ये डैमेज कर रहा है, बहुत सारे एनिमल्स को यहाँ पर ये डैमेज कर रहा है, उनके अंदर यहाँ पर टॉक्सिक इफेक्ट्स को डाल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्लाइफोसेट के ऊपर इतनी सारी रोक टोक लगाई गई हैं। क्लियर हुई बात? तो आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट था उसको चेक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था। साल 2019 में प्रीलिम्स में एक सवाल पूछा गया था, वो सवाल क्या था, इसको हम लिंक करते हैं अपने इस आर्टिकल से। सवाल ये था कि भारत के अंदर कार्बोफुरन, मिथाइल पैराथियन, फोरेट और ट्रायोजोफोस, ये जो आपको देखने को मिलते हैं ये क्या हैं, ये केमिकल्स किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया। नीचे ऑप्शन बोल दिए गए। ऑप्शन ए पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर, यानी इन केमिकल्स का हम यूज़ करते हैं हम अपने एग्रीकल्चर के अंदर जो कीटनाशक होते हैं उसकी तरह। या फिर दूसरा स्टेटमेंट बोलता है प्रिजर्वेटिव्स इन प्रोसेस्ड फूड। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है फल को पकाने के लिए। चौथा स्टेटमेंट बोलता है कि जो कॉस्मेटिक्स होता है उसके अंदर मॉइस्चरिंग एजेंट्स का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, ये आपको बताना है।
ठीक है ना। तो ऐसे सवाल बन जाते हैं आखिरकार वैसे ही है क्या ये सारी चीज़ें, कार्बोफुरान, मिथाइल पैराथियन, फोरेट, ट्राइजोफोस, ये है क्या? तो बेसिकली यहाँ पर ये सारे के सारे पेस्टिसाइड हैं, यानी कि कीटनाशक हैं जो कि एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कीड़ों को मारने के लिए एग्रीकल्चर के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये जितने भी कीटनाशक हैं इन सबको भी बैन किया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे ये सारे के सारे बैंड पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है ना। तो उस समय पर ये न्यूज़ में थे, तो अभी भी यहाँ पर इसके इस्तेमाल के ऊपर रोक टोक लगाई गई है। तो ध्यान रखना ग्लाइफोसेट क्या है, कैसे उपयोग किया जाता है, किस चीज़ से इसको रिलेट किया गया है ना, क्या काम करता है इसका, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलो आगे आते हैं। नव आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट कि अब की बार साल 2022 में इस आर्टिकल से संबंधित एक प्रश्न भी पूछा गया था। आर्टिकल क्या बात करता है? टी बोर्ड। टी बोर्ड यहाँ पे क्या है? टी का सबको पता है भैया, चाय की पत्ती के बारे में बात की जा रही है। जो टी बोर्ड है ना, ये क्या करता है? हमारे चाय के पत्ती के उस सेक्टर को, यानी कि टी सेक्टर को, हमारे टी सेक्टर को रेगुलेट करने का, उसको मॉनिटर करने का, उसके डेवलपमेंट करने का काम होता है किसका? टी बोर्ड का। जैसे हमारा कॉफ़ी सेक्टर है ना, तो कॉफ़ी से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब चीज़ों को देखने का काम किसका है? कॉफ़ी बोर्ड का है। वैसे यहाँ पर टी बोर्ड होता है। तो हुआ क्या कि इस टी बोर्ड ने अभी मांग करी है 1000 करोड़ रुपए की। इन्होंने बोला भैया हमें अगले 5 सालों के अंदर 1000 करोड़ रुपए चाहिए अपनी इस टी इंडस्ट्री के लिए। क्यों? क्योंकि टी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के समय पर पैसों की। तो अभी के टाइम पर जो टी बोर्ड के चेयरमैन है वो कौन है? सौरभ पहाड़ी, जो कि आपको यहाँ पर इस पिक्चर में दिख रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर मांग करी है 1000 करोड़ रुपए की। किससे मांगा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से मांगा है कि भैया अगले 5 सालों में हमें यहाँ पर ये पैसा चाहिए। और इतना पैसे से करेंगे क्या? हम मदद करेंगे स्मॉल टी ग्रोवर्स की, STG, ठीक है ना। STG मतलब स्मॉल टी ग्रोवर्स, यानी कुछ ऐसे यहाँ पर चाय के पत्ती के, मतलब आप कह सकते हो कि इसको ग्रो करने वाले फार्मर्स हैं जो कि बहुत छोटे हैं, तो उनकी यहाँ पर मदद करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर ये कदम उठाया जा रहा है। तो ये मेंशन ये करते हैं कि जो 52% यानी कि 52% हमारे देश में चाय के पत्ती का प्रोडक्शन जो होता है ना, वो हमारे छोटे टी ग्रोवर्स ही करते हैं, यानी कि स्मॉल टी ग्रोवर्स ही यहाँ पर इसका काम करते हैं। तो इनको यहाँ पर हेल्प करनी है, इनको यहाँ पर ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है। दैट इज़ वाई यहाँ पर ये पैसा हम लोग को चाहिए होगा। ऐसी बात यहाँ पर आपको आर्टिकल में देखने को मिल जाती है। क्लियर हो गया? तो कहोगे आर्टिकल में तो कुछ था ही नहीं, तो क्यों लिया इसको? आर्टिकल का इंपॉर्टेंस क्या है अब आपको समझ में आएगा। टी बोर्ड ये न्यूज़ में है, क्या है ये? आओ इसको समझते हैं। ये आर्टिकल वैसे आपका GS पेपर नंबर 2 और 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक किया जा सकता है। पहली बात तो हम टी के बारे में पढ़ेंगे, चाय के बारे में, जो कि जिसके शौकीन बहुत सारे लोग ऑलरेडी होंगे भी। जब बात करते हैं चाय की, तो जो चाय ये ड्रिंक है ना, ये कौन से प्लांट से बनती है? उस प्लांट का नाम ध्यान रखना, पीते हो काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो इस प्लांट का नाम है कैमेलिया सिनेंसिस। ये जो टी है ना, चाय, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला ड्रिंक है पानी के बाद। ऑब्वियसली पहले तो सब पानी पीते हैं, लेकिन दूसरा सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला ड्रिंक वो है चाय। अब इसके ओरिजिन की बात करें तो कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है? तो बोला ये जाता है कि देखो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपको देखने को मिलते हैं, असम, मेघालय, है ना, यहाँ पर पाया जाता है। उसके अलावा म्यांमार के अंदर, चाइना के अंदर। वैसे अगर एग्जैक्ट प्लेस क्या है, मतलब दुनिया में सबसे पहली बार चाय का पत्ती कहाँ पर ग्रो हुई होगी जिसकी मदद से हम आज चाय पी रहे हैं? तो कुछ एविडेंस, कुछ सबूत ये बताते हैं कि सबसे पहली बार जो चाय है ना वो कंज्यूम की गई थी चाइना के अंदर, आज से 5000 साल पहले। सबसे पहली बार चाइना के अंदर कंजम्पशन यहाँ पर किया गया था इस चाय का। अब अगर आपको चाय की खेती करनी है तो उसके लिए क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होंगे ये आपने पता होना चाहिए, ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको चाय की खेती करनी है, चाय की पत्ती उगानी है, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? यहाँ पर इसके लिए टेम्परेचर चाहिए होगा हॉट और ह्यूमिड, यानी कि थोड़ा सा गर्म हो और टेम्परेचर के अंदर थोड़ी सी नमी हो, वैसा टेम्परेचर चलेगा। मतलब फिर भी कितना, अगर हम डिग्री सेल्सियस के बारे में बात करें तो कितना चाहिए? तो लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो कि 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास का यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो एक आइडियल टेम्परेचर है। इससे ज़्यादा कम होगा, कम बढ़ती होगा तो फिर वो हमारे फसल को नुकसान पहुँचा सकता है, ठीक है ना। बाकी अगर हम लोग बात करें बारिश की, तो लगभग 150 से 300 सेंटीमीटर के आसपास की बारिश चाहिए होती है, और इस बारिश से यहाँ पर हमारी जो फसल है वो बेहतरीन तरीके से ग्रो करती है। तो ये तो हो गई भैया चाय की पत्ती के बारे में बात, इसकी ज्योग्राफी के बारे में बात। अब बात करते हैं इंडिया और टी प्रोडक्शन के बारे में। भारत और चाय के प्रोडक्शन के बीच में क्या रिलेशन है? देखो, जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है दुनिया के अंदर चाय का, उसमें हम लोग टॉप पर हैं, इंडिया है।
और जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, यानी कि हम लोग प्रोडक्शन भी करते हैं लेकिन प्रोडक्शन के मामले में दूसरे नंबर पर आते हैं, प्रोडक्शन के मामले में दूसरे नंबर पर आते हैं और कंजम्पशन के मामले में पहले नंबर पर आते हैं। क्लियर हो गई बात? क्योंकि हम लोग बहुत सारी चाय जो अपने यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं ना, वो खुद पी भी लेते हैं, कंज्यूम भी कर लेते हैं। तो अगर भारत दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है तो पहले नंबर का प्रोड्यूसर कौन है? तो पहले नंबर का प्रोड्यूसर है चाइना। ठीक है ना, क्लियर हो गई। अब आते हैं आगे की बात पर। अब जब हम लोग बात करते हैं चाय की ना, तो चाय से संबंधित एक डे का भी सेलिब्रेशन होता है, यानी इंटरनेशनल टी डे को भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। कब ऑब्जर्व करते हैं? 21 मई को। 21 मई को हर साल इंटरनेशनल टी डे जो है ना वो ऑब्जर्व किया जाता है, ये आप लोग ध्यान में रख सकते हो। ये बात हो गई किसके बारे में? चाय के पत्ती, इसकी खेती, जो भी बातें थी जहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं वो हो गई। अब बात आती है टी बोर्ड की तरफ। टी बोर्ड क्या है? टी बोर्ड बेसिकली एक स्टैचुटरी बोर्ड है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इस बोर्ड के अंदर लगभग 31 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, एक चेयरमैन भी होता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। जो टी बोर्ड है ना, इसको हर 3 साल में रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, वापस से यहाँ पर तैयार किया जाता है। फंक्शंस की बात करें तो इसका मेन काम है कि हमारा जो भी टी सेक्टर है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग, कल्टीवेशन, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना, एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है ना, रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, ये सारे काम हमारे टी बोर्ड के ही होते हैं। टी बोर्ड के जो ऑफिसेस हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं? इसका जो हेड ऑफिस है वो आपको कोलकाता, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। इसके 23 ऑफिसेस ऐसे अलग अलग रीजन में देखने को मिलते हैं भारत के अंदर। बाकी भारत से बाहर इसके कहाँ कहाँ पे ऑफिस हैं? तो दुबई और मॉस्को में इसके ऑफिस देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है यह है साल 2022 का, यानी अब की बार के प्रीलिम्स का जो जून में हुआ था। तो इसमें एक प्रश्न के अंदर क्या पूछा गया? विद रेफरेंस टू टी बोर्ड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टी बोर्ड के रेफरेंस में आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो टी बोर्ड है ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। दूसरा बोलता है टी बोर्ड एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में आती है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि टी बोर्ड का जो हेड ऑफिस है वो बेंगलुरु में है। चौथा स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये टी बोर्ड है इसके विदेश में जो ऑफिस हैं, ओवरसीज ऑफिस हैं, वो दुबई और मॉस्को में हैं। अब बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? चलो वैसे आंसर पता चल ही गया होगा इसको, फिर भी यहाँ पर आप लोगों को ट्राई करना है इसका आंसर देने का कि हाँ इसका आंसर है क्या। नीचे कमेंट सेक्शन में नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 एंड 3, ऑप्शन बी 2 एंड 4, ऑप्शन सी 3 एंड 4, या फिर ऑप्शन डी 1 एंड 4। कौन सा स्टेटमेंट सही है? फटाफट इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोग दे दो। नव आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। तो आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। पहला एडिटोरियल ग्रीन वॉशिंग से संबंधित है। तो इस एडिटोरियल को लिखा है अमिताभ सिन्हा साहब ने। तो क्या मेंशन करते हैं? देखो ग्रीन वॉशिंग क्या है, ग्रीन वॉशिंग को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। कार्बन क्रेडिट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाया गया है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा एडिटोरियल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये वाला है। ये बात करता है फॉस्टरिंग द रूरल इंडिया ग्रोथ, यानी कि जो भारत की खासकर रूरल इकोनॉमी है, गांव वाली जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम कैसे ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं उसके बारे में बहुत बेहतरीन पॉइंट दिए गए हैं आनंद राठी साहब के थ्रू। तो ये डिस्कस करेंगे, ये दूसरा एडिटोरियल होगा। तीसरा एडिटोरियल यहाँ पर रशिया यूक्रेन से संबंधित है, मतलब इसमें कुछ खास चीज़ें हैं नहीं, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पे था ये आर्टिकल, तो इसको ले लिया गया है। तो पहली चीज़ तो आप समझ रहे होंगे कि आज का डिस्कशन थोड़ा अजीब सा क्यों लग रहा है, साइड में स्पेस क्यों खाली है यार। ये मैंने अपना न्यूज़पेपर बनाया है सुबह बैठकर मतलब न्यूज़पेपर सुबह अपलोड ही नहीं हो रहा था, बहुत इश्यूज़ आए। इनफैक्ट यहाँ पर द हिंदू ने यहाँ पर एक मैसेज भी कर दिया था, ये द हिंदू की साइड से मैसेज आया है, आप देख पाओगे द हिंदू ई पेपर टीम के साइड से। इन्होंने अगेन यहाँ पर कुछ चेंजेस कर दिए वेबसाइट पर, रिसेंटली भी करे थे। तो सुबह काफ़ी देर तक तो आया ही नहीं न्यूज़पेपर, फिर अचानक से यहाँ पर बीच में आया, अपलोड हुआ। मैंने वैसे आर्टिकल निकाल लिए थे वेबसाइट से, एक आध कर थोड़े थोड़े मिल रहे थे मेरे को, तो मैं PDF बनाता हुआ जा रहा था। मैंने सोचा यार चलो यार पढ़ लेते हैं, वीडियो तो जाना है, वीडियो तो जैसे तैसे कुछ नहीं तो द हिंदू का नहीं तो अलग से बना लेंगे, लेकिन बनाएंगे तो ज़रूर। तो फिर यहाँ पर इसी चक्कर में आज जो है ना, फिर बाद में न्यूज़पेपर आ ही गया था, तो मैंने उसके आर्टिकल निकाल के यहाँ पर इंक्लूड कर दें। जो भी आर्टिकल डिस्कस करें वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के मिक्स्ड आर्टिकल्स हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल मतलब एनालिसिस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, जैसा रोज़ाना होता है, ऑब्वियस सी बात है। आज बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, है ना। तो आज का ये वाला जो आर्टिकल है ये बात करता है रेड फ्लैग्स ओवर ग्रीन वॉशिंग। क्या है आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे आर्टिकल डिस्कशन से पहले आपको पता होगा हम लोग एक मेंस का प्रश्न लेते हैं। तो मेंस का क्वेश्चन क्या है इसको डिस्कस करते हैं। आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है? एक्सप्लेन हाउ द इन्फ्लेशनरी प्रेशर इज इम्पैक्टिंग रूरल इंडिया मोर देन इट्स अर्बन काउंटर पार्ट, ऑल्सो सजेस्ट सॉल्यूशंस टू मेजर चैलेंजेस रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो महंगाई है ना उसका इम्पैक्ट
खासकर गांव वाले एरिया में ज़्यादा पड़ता है शहर वाले से। साथ ही साथ में आपको बताना है, सजेशन देने हैं कि कैसे जो रूरल डेवलपमेंट के अंदर परेशानियां आ रही हैं, गांव के विकास के अंदर जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। 250 शब्दों में आंसर लिखना और लिखने के बाद में आपको सबमिट करना है आंसर। टेलीग्राम पर जाना है, टेलीग्राम पर जाने के बाद में सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। आप फुल फॉर्म लिखना, आपको वो चैनल मिलेगा। 36,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं जो कि डेली बेसिस पर आंसर्स को लिख रहे हैं। तो आप भी जाना, आंसर लिखना, सबमिट करना और एक काम ज़रूर से ये करना कि एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करना। जब आप सभी लोग दो आंसर्स बेसिकली रिव्यू कर लोगे ना, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन खुद मिलेगी, दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिलेंगे, आपकी थिंकिंग और एक्सपैंड होगी। साथ ही साथ में सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप वहाँ पर उनको बता सकते हो, उनको मेंशन कर सकते हो कि आपको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा मेंस का प्रश्न। चलो अब आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल की तरफ। ग्रीन वॉशिंग से संबंधित आपको ये आर्टिकल या एडिटोरियल देखने को मिलेगा। किसने लिखा है? अमिताभ सिन्हा साहब ने लिखा है। आगे आते हैं। तो आर्टिकल क्यों लिखा गया? पहली बात तो हमें न्यूज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई रीज़न होता है। हमेशा एडिटोरियल जो लिखा जाता है ना, वो उसके पीछे का रीज़न होता है, वो न्यूज़ में होता है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने क्या किया? प्राइवेट कंपनीज़ को वार्न किया कि भैया जो आप ग्रीन वॉशिंग कर रहे हो ना, उस ग्रीन वॉशिंग को ख़त्म कर दो, उस ग्रीन वॉशिंग को ख़त्म कर दो पूरी तरह से। और इन यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने एक डायरेक्शन ये दिया है कि भाई देखो, आपको ये चीज़ें ख़त्म करनी होंगी, और बोला यह है कि आप एक्सपर्ट ग्रुप बनाओ ताकि ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखा जा सके। अब ये ग्रीन वॉशिंग नाम से आपको लग रहा होगा कि यार ये अच्छा है, एनवायरनमेंट से संबंधित होगा। एनवायरनमेंट से तो संबंधित है, लेकिन ग्रीन वॉशिंग जो टर्म है ना, ये बहुत खतरनाक टर्म है। वो टर्म क्या है? एक नेगेटिव टर्म है, मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे इस ग्रीन वॉशिंग जो कंपनियाँ कर रही हैं, प्राइवेट कंपनियाँ कर रही हैं ना, उस ग्रीन वॉशिंग को रोकने के लिए यहाँ पर बोला गया है। किसके थ्रू? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के थ्रू। तो इसी वजह से यहाँ पर ग्रीन वॉशिंग को लेकर ये पूरा का पूरा एडिटोरियल लिखा गया है। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि सर ग्रीन वॉशिंग अभी भी हमें समझ में नहीं आया कि है क्या। आपने ब्रेन वॉशिंग सुना है? किसी का भी जो दिमाग है, जो भी यहाँ पे उसके अंदर क्लैरिटी थी किसी चीज़ को लेकर, उसको साफ करने के बाद में अपनी बातें भर दी जाती है, एक ब्रेन वॉशिंग की जाती है। वैसे यहाँ पर ये ग्रीन वॉशिंग है। ग्रीन वॉशिंग का जो टर्म है ना, ये सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था कब? 1986 में, 1986 में सबसे पहली बार इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया, ग्रीन वॉशिंग। किसने किया था? एक अमेरिकन एनवायरमेंटलिस्ट थे, रिसर्चर थे, जिनका नाम है जे वेस्टरवेल्ट। इन्होंने यहाँ पर इसका इन्वेंशन किया था। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे नाम को लेकर बहुत सारे सवाल पहले भी बने हुए हैं। अब आते हैं ग्रीन वॉशिंग के ऊपर। देखो, ग्रीन वॉशिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पर कंपनियाँ आपको बेवकूफ़ बनाती हैं। अब देखो, जो कंज्यूमर होता है ना, जो ग्राहक है, अगर वो सीधा साधा इनोसेंट है, जबकि बनना नहीं चाहिए इनोसेंट, आपको पता होना चाहिए, आप एक मतलब जागरूक ग्राहक होने चाहिए। लेकिन अगर कोई इनोसेंट होता है तो उसको और ज़्यादा पागल बनाया जाता है, और वही काम यहाँ पे प्राइवेट कंपनियाँ करती हैं। प्राइवेट कंपनियाँ मान लो अपना यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बेच रही हैं, कोई प्रोडक्ट दिखा रही हैं, उनकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि जहाँ पे वो दर्शाते तो ये हैं कि भाई ये क्लाइमेट फ्रेंडली है, यानी ये एनवायरनमेंट को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाएगी। और हम लोग यहाँ पर मासूम से क्या करते हैं? हाँ यार, ये देखो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, एनवायरनमेंट के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा, इसको खरीद लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर लेकिन उस कंपनी ने काफ़ी बेवकूफ़ बनाया। क्यों? क्योंकि उस चीज़ का जो नुकसान है ना, वो पर्यावरण के ऊपर होता ही होता है। वही चीज़ है ग्रीन वॉशिंग। इसी को हम लोग ग्रीन वॉशिंग कहते हैं कि जब कंपनी आपको यहाँ पर कंपनी कुछ ऐसी एक्टिविटी दिखाए जहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि ये चीज़ हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, कोई भी पोल्यूशन नहीं करेगी, और वो चीज़ आपको बेच दी जाए और आप वो सर्विस ले रहे हो, वही यहाँ पर कहलाती है ग्रीन वॉशिंग। ठीक है ना। तो ग्रीन वॉशिंग एक ऐसा प्रैक्टिस है जहाँ पे जो कंपनियाँ और जो सरकार है वो इस प्रकार की एक्टिविटी करती है जो कि यहाँ पर दिखाती है कि क्लाइमेट फ्रेंडली है, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो वो कहीं ना कहीं मिसलीड कर रही होती हैं, है ना। आपको मिसलीड कर रही होती है, गलत तरीके से चीज़ों को दिखा रही होती हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक एग्जाम्पल क्या है ना कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल आपको गूगल पर देखने को मिलेगा जब भी आप ग्रीन वॉशिंग के बारे में देखोगे। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक कंपनी थी जिन्होंने प्लास्टिक को बनाया, प्लास्टिक वेस्ट को, है ना, जो प्लास्टिक होती है। अब उन्होंने ये बोला कि ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, यानी कि आप इस प्लास्टिक का इस्तेमाल करो, फेंक दो, ये ख़त्म हो जाएगी, घुल के ख़त्म हो जाएगी, है ना, एनवायरनमेंट के अंदर इसका कोई नुकसान पहुंचेगा नहीं, ऐसा यहाँ पर उन्होंने बोला। लेकिन वो प्लास्टिक असल में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक थी नहीं, है ना।
यानी कि जो उन्होंने बोला कि भाई एनवायरनमेंट पे इसका कोई नुकसान होगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जो प्लास्टिक है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और टुकड़ों में टूटने के बाद में माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट होती है और वो चीज़ और ज़्यादा खतरनाक है एनवायरनमेंट के लिए। तो लोगों को लग रहा था यार बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक का यूज़ करेंगे, फेंक देंगे, एनवायरनमेंट में खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा था नहीं। ठीक है ना। तो उन्होंने दर्शाया ऐसे कि हमारे क्लाइमेट के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, और वो चीज़ वो सर्विस आपको दे दी गई। तो इसी को यहाँ पे बोला जाता है ग्रीन वॉशिंग। आपका दिमाग यहाँ पे पूरी तरह से साफ कर दिया गया और इसको ग्रीन वर्ड से यानी कि एनवायरनमेंट से यहाँ पर इसको लिंक किया गया है। ठीक है ना। और आप देखोगे ऐसे ना बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर बहुत सारे मतलब इसके इल्ज़ाम भी लगे ग्रीन वॉशिंग के। अगर हम बात करें तो बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जैसे कि शेल, बीपी, कोका कोला, इनके ऊपर पहले बहुत सारे यहाँ पर आप कह सकते हो कि इल्ज़ाम लग चुका है ग्रीन वॉशिंग के। ये दिखाते हैं कि एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन एनवायरनमेंट को नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि सर ग्रीन वॉशिंग का जो इम्पैक्ट है, इसका असर है, वो क्या पड़ेगा। देखो ग्रीन वॉशिंग बेसिकली मैंने आपको बताया एक गलत पिक्चर दिखाता है सभी लोगों को, और इसके चक्कर में लोग यहाँ पर उस सामान को यूज़ भी करने लगते हैं, क्योंकि इंसान को जो कस्टमर है खासकर उनको बेवकूफ़ बना दिया जाता है। और इससे यहाँ पर क्या होगा, इससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर होगा। इससे दुनिया जो है और खतरे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, पोल्यूशन को रोकने की, लेकिन ग्रीन वॉशिंग की वजह से दुनिया और खतरे में जाती हुई नजर आएगी, पोल्यूशन की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। इसका इंपैक्ट क्या है ये समझ में आया। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको गूगल पर मिलेगा वोल्क्सवैगन का एग्जांपल। जब मैं पढ़ रहा था सुबह तो मैंने एक और एग्जांपल देखा वोल्क्सवैगन का। वोल्क्सवैगन जो कि जिसकी कार आती है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कंपनी के अंदर में उन्होंने एक काम ये किया कि अपनी कंपनी के अंदर देखो जो इंजन वो पहले यूज़ किया करते थे, उस इंजन से प्रदूषण बहुत हुआ करता था। अब उन्होंने कुछ अपडेट कर दिया, उन्होंने बोला कि अब हम लोग यहाँ पर एक नया इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होगा। लेकिन एक चेकिंग हो जाती है, उस चेकिंग के अंदर पता ये चलता है कि वोल्क्सवैगन ने लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। बेवकूफ़ कैसे बना दिया कि उन्होंने क्या किया कि जब भी यहाँ पर उनके नए इंजन की चेकिंग की जा रही थी उनके कंपनी के अंदर, तो वहाँ पे पोल्यूशन नहीं दिखा रहा था, लेकिन बाहर जब चेकिंग करी गई तो बाहर तो वहाँ पे वो दिखा रहा था कि वो जो इंजन है वो पुराना वाला है, अभी भी प्रदूषण कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वोल्क्सवैगन कंपनी के अंदर जो उन्होंने मशीनें रख रखी थी अपने यहाँ पर चेकिंग करने के लिए प्रदूषण की, वो सारी मशीनें अपने कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, उनकी फिट ऐसी करी गई थी कि वो मशीनें क्या दिखाती थी कि नहीं इंजन कोई भी पोल्यूशन नहीं करता है, लेकिन हकीकत में वो पोल्यूशन कर रहा था। तो यहाँ पर भी बेवकूफ़ बना दिया गया। ये भी बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे इस प्रकार से ग्रीन वॉशिंग करवा दी जाती है ना। मतलब इंसान को दिखाया गया कोई पोल्यूशन करेगा नहीं, लेकिन हकीकत में वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और इनोसेंट से कस्टमर इसमें फंस जाते हैं। ठीक है ना। ये बात क्लियर हुई ग्रीन वॉशिंग की। अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि इसको प्रॉपर्ली रेगुलेट करने में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। देखो यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हकीकत में ऐसे भी हैं जो कि पोल्यूशन को कट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सा हो जाता है कि मॉनिटर करना भैया ये सही है या गलत है, ये हकीकत में पोल्यूशन करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो रेगुलेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस वजह से ग्रीन वॉशिंग को आज तक हम रोक भी नहीं पाए हैं, क्योंकि जो टर्म है आप देखोगे, मैंने आपको बताया इस टर्म के बारे में, ये टर्म 1986 में बनाया गया था, उसके बाद से अभी तक हम ग्रीन वॉशिंग को रोक नहीं पाए हैं। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो ग्रीन वॉशिंग है ना, वो डायरेक्टली कार्बन क्रेडिट को भी बुरी तरह से अफेक्ट करता है। यानी कि ग्रीन वॉशिंग का एक इम्पैक्ट हमारे कार्बन क्रेडिट के ऊपर भी पड़ता है। तो आप समझोगे पहले कि कार्बन क्रेडिट है क्या। बहुत सारे लोगों को अभी ये टर्म समझ में आती नहीं है कार्बन क्रेडिट। मैं आपको समझाता हूँ बहुत सिंपल से और आसान सी भाषा में कि क्या होता है कार्बन क्रेडिट। देखो कार्बन क्रेडिट को हम लोग कार्बन ऑफसेट ही बोलते हैं। आपसे पूछा जाए कार्बन ऑफसेट या कार्बन क्रेडिट, दोनों एक ही टर्म है, समझना इस बात को। मान लो कार्बन क्रेडिट क्या है। कार्बन क्रेडिट बेसिकली एक परमिट है, आपको एक परमिशन दी जाती है कि आप खूब पोल्यूशन कर सकते हो, खूब प्रदूषण कर सकते हो। तो आपको ये क्या बात है, हाँ ये हकीकत बात है ना। ये एक परमिट की तरह काम करता है। मान लो आपकी एक कंपनी है और वो बहुत प्रदूषण करती है, तो इसने मतलब अब ऑब्वियस सी बात है हम सब कहाँ पे बढ़ रहे हैं कि प्रदूषण को कम करने पर, कंट्रोल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन होता यहाँ पर यह है कि आपकी कंपनी है, आप प्रदूषण बहुत करती है, तो इसमें क्या होगा कि आपको मान लो सपोज करो सरकार जो है ना कार्बन क्रेडिट देती है, कार्बन क्रेडिट देती है सरकार ने आपको यहाँ पर कार्बन क्रेडिट दे दिया है कि 10 कार्बन क्रेडिट तुम ले लो और इस कार्बन क्रेडिट के हिसाब से खूब ज़्यादा प्रदूषण करो, पोल्यूशन करो। 10 कार्बन क्रेडिट का मतलब समझ रहे हो, यानी कि एक कार्बन क्रेडिट इज इक्वल्स टू 1 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि एक कार्बन क्रेडिट का मतलब है कि आप 1 मेट्रिक टन के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर सकते हो, मतलब इतना पोल्यूशन कर सकते हो।
तो मतलब पोल्यूशन यानी प्रदूषण करने की परमिशन देता है कार्बन क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कंपनियां हैं वो कार्बन क्रेडिट खरीदेंगी। किससे खरीदेंगे? सपोज यहाँ पे सरकार से एक कंपनी है, कंपनी ए, इसने सरकार से 10 कार्बन क्रेडिट खरीद लिए। खरीदने के बाद में अब इसका ये यूज़ कर रहे हैं, इनको परमिशन मिल गई है पोल्यूशन करने की, है ना। अब परमिशन मिल गई है पोल्यूशन करने की तो खूब प्रदूषण कर भी रहे। एक क्रेडिट का इस्तेमाल करेंगे तो मतलब एक क्रेडिट के लिए ये लगभग 1 मीट्रिक टन के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ सकते हैं, इतना पोल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन आप ये भी देखना एक चीज़, अगर मान लो इनको 10 कार्बन क्रेडिट ये दिए गए हैं और सपोज इन्होंने केवल 8 कार्बन क्रेडिट इस्तेमाल करे, इस कंपनी ने 8 इस्तेमाल कर लिए, बाकी 2 बच गए, तो उसका क्या करेंगे? तो ये बाकी 2 क्रेडिट ना ये कंपनी मार्केट में बेच भी सकती है, यानी कि सेल कर सकती है, और बेचेगी तो इसके बदले में इसको पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये होता है यहाँ पर कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। इससे क्या होता है, कंपनी को यहाँ पर अर्निंग होती है, इंसेंटिव मिलता है। कंपनी को कार्बन क्रेडिट मिल गए, सरकार से यहाँ पर मिल गया कि हाँ भैया आप इतना पोल्यूशन करो। सपोज यहाँ पे 10 कार्बन क्रेडिट इनको मिल गए, इन्होंने यहाँ पर 8 का इस्तेमाल किया, 8 के बराबर का पोल्यूशन किया, 2 बच गए, और उसके बाद में इन्होंने क्या कर दिया, 2 को बेचकर उससे पैसे कमा लिए। और इसी चक्कर में कंपनियां ज़्यादा कार्बन क्रेडिट बचाने में लग जाएंगी ताकि पोल्यूशन भी कम हो जाए, है ना, ये चीज़ होती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, सपोज यहाँ पर 10 की जगह अगर 12 कार्बन क्रेडिट का इस कंपनी ने इस्तेमाल कर लिया, तो अगर 12 का इस्तेमाल कर लिया तो 2 कार्बन क्रेडिट के पैसे अलग से इस कंपनी को भरने होंगे, पे करने होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कंपनी के लिए, यहाँ पे कंपनी का कोई पैसा बचता नहीं है। तो ये होता है यहाँ पर कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट, जहाँ पर कंपनी इंसेंटिव्स कमा सकती है। तो कार्बन क्रेडिट बेस है किसके ऊपर? कैप एंड ट्रेड के ऊपर, ये मैंने आपको बता दिया। ये कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया था 1990s में सल्फर पोल्यूशन को कम करने के लिए। जैसे यहाँ पर कार्बन एमिशन को कम करने के लिए क्रेडिट दिए जाते हैं, आप जितना बचाओगे आपको मिलेगा पैसा, है ना। तो वैसे यहाँ पर आप कह सकते हो ये स्टार्टिंग में लेकर आया गया था सल्फर पोल्यूशन के लिए, बाद में हम लोगों ने कार्बन क्रेडिट के नाम से इसको आगे चलाया। तो आप कहोगे इतना इंपॉर्टेंट है ये? बिल्कुल है। तो कैसे इंपॉर्टेंट है? तो देखो साल 2011 में यूपीएससी ने कार्बन क्रेडिट को लेकर ही एक सवाल पूछा था। वो सवाल क्या है, इसको देखते हैं। इन्होंने पूछा, रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कार्बन क्रेडिट के संबंध में ये बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। और यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि कार्बन क्रेडिट का सिस्टम रेटिफाई किया गया था इन कंजंक्शन विद द क्योटो प्रोटोकॉल। ये बात मैंने आपको बताई नहीं है, बट ऊपर लिखी हुई है और ये सही बात है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर हम लोग कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर आए थे, ठीक है ना। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आगे अगर हम लोग बात करें दूसरा पॉइंट, तो जो कार्बन क्रेडिट है ना, ये हमारे कंट्रीज़ को अवार्ड देता है कि वो ग्रीन हाउस गैसेस को यानी पोल्यूशन को कम कर सकती हैं। सही बात है। कैसे कर सकती है मैंने आपको बता दिया, कार्बन क्रेडिट को बचा बचा कर। तीसरा स्टेटमेंट देखने को मिलता है, जो कार्बन क्रेडिट सिस्टम का जो गोल है ना, वो यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को लिमिट करना, इसको बढ़ने से रोकना। ये भी सही बात है ना। चौथा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो कार्बन क्रेडिट है ये ट्रेड किया जाता है, इनका व्यापार होता है बिल्कुल फिक्स्ड प्राइस के ऊपर, है ना। इनके फिक्स प्राइस होते हैं और इनका जो ट्रेड किया जाता है वो बेसिकली यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के थ्रू किया जाता है। ये चीज़ गलत है क्योंकि हमने अभी तक ऐसा कुछ पढ़ा है नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे कार्बन क्रेडिट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है वो बिल्कुल गलत नज़र आएगा, ठीक है ना। तो कार्बन क्रेडिट को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दे दी है, आप लोग प्लीज़ यहाँ से भी एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे आते हैं उसके बाद अगले एडिटोरियल पर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है फॉस्टरिंग रूरल इंडियाज़ ग्रोथ। तो यहाँ पे राइटर ने बहुत सारी बातें मेंशन करी हैं, एक एक करके सारी बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग भारत की जो रूरल ग्रोथ है ना, खासकर गांव वाली ग्रोथ, उसको हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। राइटर यहाँ पे बोलता है कि जब बात करें भारत की, देखो भारत बेसिकली एक मेजोरिटी के अंदर रूरल कंट्री की तरह देखा जाता है, गाँव में बहुत सारे लोग रहते हैं। भारत के अंदर जो 2/3 पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो अभी गाँव वाले एरिया में रह रही है। 70% जो लोग काम कर रहे हैं वो अभी बेसिकली गांव में रहते हैं। तो जो रूरल इकोनॉमी है, भारत का जितना भी नेशनल इनकम है उसका 46% का कंट्रीब्यूशन गांव से ही आ रहा है। अब जब बात करते हैं गांव की, तो इतना सारे यहाँ पर गांव का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इतने सारे लोग रह रहे हैं, इकोनॉमी के अंदर इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो जो इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट है ना, वो बहुत मैटर करता है। अगर यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया जाए तो ये डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर एक बहुत बड़ा सुधार लेकर आ सकता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं गांव की, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर,
है ना। तो गांव के अंदर ज़्यादातर खेतीबाड़ी की जाती है, एग्रीकल्चर सेक्टर को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़े लेवल पर है, सबको पता है। लेकिन आप देखोगे एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा आज के समय पर गांव में बहुत सारी और भी चीज़ें जनरेट हो रही हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड नहीं हैं, यानी कि हमारी खेती से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वहाँ से भी बहुत कुछ जनरेट हो रहा है गाँव के अंदर आज के समय पर। तो हम लोग को काम ये करना हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर तो ग्रो कर ही रहा है हमारा हमेशा की तरह, लेकिन जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं इसको आगे पुश करने की ज़रूरत है, ताकि एग्रीकल्चर की साइड से तो फ़ायदा मिले ही मिले, लेकिन जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर भी एक बढ़ावा मिले, वहाँ से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, ओवरऑल उस पर्टिकुलर एरिया का, गाँव का डेवलपमेंट होता हुआ नजर आए, क्योंकि वहाँ का डेवलपमेंट होगा तो ओवरऑल यहाँ पर खुद ऑटोमेटिकली कंट्री का डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा। उसी चीज़ के ऊपर राइटर जोर देता है कि हमें ज़रूरत है एक नए अप्रोच की, ताकि हम अपने रूरल इकोनॉमी को, गांव की अर्थव्यवस्था को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकें। ठीक है ना। तो इसको बढ़ाने के लिए पहले क्या करना होगा, हमें कुछ दिक्कतों को देखना होगा, उन दिक्कतों को निपटाना होगा, क्योंकि जो हमारी रूरल एरियाज़ है, गांव वाले एरियाज़ है, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। अब वो मेजर इश्यूज़, वो जो प्रॉब्लम्स है वो क्या क्या हैं, उन इश्यूज़ के बारे में बताया गया। सबसे पहला इशू है लैक ऑफ एजुकेशनल एनलाइटमेंट। अब एनलाइटनमेंट इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जो स्कूल एजुकेशन है गांव के अंदर वो ज़्यादातर डिपेंडेंट होता है सरकारी स्कूलों के ऊपर, है ना। ज़्यादातर गांव के अंदर सरकारी स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल इतने होते भी नहीं हैं, तो सरकारी स्कूलों के अंदर ही बच्चों को पढ़ाया जाता है ना। और इसी वजह से जो एजुकेशन की जो जर्नी है ना वो इतनी आसान होती नहीं है बच्चों की, खासकर गांव वाले एरिया में। अब जो बच्चे हैं रूरल स्कूल से, उनके पास में प्रॉपर कोई एक्सेस है नहीं, कोई डिजिटल लर्निंग नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई एकेडमिक बुक्स नहीं है, कोई भी ज़्यादा फैसिलिटी मिलती नहीं है ना। और इसी चक्कर में यहाँ पर आप देखोगे बच्चे का जो एजुकेशन है वो काफ़ी पीछे रह जाता है। दूसरी बात, अभी यहाँ पर गांव में बहुत सारे फाइनेंशियल बर्डन देखने को मिलते हैं, लोगों के ऊपर, परिवार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन होता है, वो ज़्यादा पैसा खर्च कर नहीं पाते हैं, अगर अपने बच्चे के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं। इस वजह से जो बच्चे की पढ़ाई है उसको वो सेकेंड प्रायोरिटी पर रखते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे इसी चक्कर में बच्चों को ही डायरेक्टली यहाँ पर किसी जॉब पर लगा दिया जाता है, जिससे वो पैसा कमाने लगते हैं, यानी इनकम जनरेशन एक्टिविटी के अंदर वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, ताकि उनके परिवार चलता रहे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये मतलब अक्सर होती है, कॉमन प्रॉब्लम है सभी जगह पर। तो पहली चीज़ तो इसको यहाँ पर टैकल करना होगा। दूसरा, रूरल अर्बन वाटर कॉन्फ्लिक्ट। गांव और शहर के बीच में यहाँ पर एक लड़ाई देखने को मिलती है किस चीज़ को लेकर, पानी को लेकर, और वो आने वाले समय पर ये लड़ाई और बढ़ने वाली है। देखो, जैसे जैसे जो शहर है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, लोग शहर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, शहर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, शहर में रहना स्टार्ट कर दिया है, काम करना स्टार्ट कर दिया है, शहर और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। अब शहर बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ेगा। अब हो यहाँ पर ये रहा है कि बड़े बड़े शहरों में जो पानी है ना वो गांव से खींच कर लेकर जाया जा रहा है, मतलब जो रूरल रेजर्वायर हैं, गांव के अंदर जो रेजर्वायर है वहाँ से पानी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है शहर के अंदर। इसकी वजह से गांव के अंदर पानी की कमी हो रही है, शहर के अंदर पानी पहुंचाया जा रहा है। तो इसकी चक्कर में शहर और गांव के अंदर बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हम लोग देख रहे हैं, और आने वाले टाइम पर ये कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ने वाले हैं। तो दूसरा ये पर्टिकुलर इशू है जिसके ऊपर सुधार करने की आवश्यकता है, जिसकी वजह से हम अपनी रूरल इकोनॉमी को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है रूरल इन्फ्लेशन। गांव के अंदर जो महंगाई है ना वो मार देती है इंसान को बुरी तरह से। महंगाई वैसे किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, और महंगाई हमेशा देखो बढ़ती भी रहती है, ऑब्वियस सी बात है। जब हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन का जो प्रेशर होता है, महंगाई का जो प्रेशर होता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, वो शहर में थोड़ा कम पड़ता है लेकिन गाँव में बहुत ज़्यादा पड़ता है। ऐसा किसने बताया, ऐसा कौन कह रहा है? देखो, ऐसा खुद यहाँ पर एक डेटा के अकॉर्डिंग बताया गया। राइटर ऐसा बोलते हैं, राइटर ये बोलते हैं कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का डेटा जब आप देखोगे ना तो उस डेटा में रिवील ये किया गया है कि जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है, सीपीआई जो है ना, वो इतनी तेज़ी से ग्रो होता है, गांव के अंदर थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होता हुआ नज़र आएगा एज़ कम्पेयर टू द शहर वाले एरिया है। मतलब आप देखोगे तो इन्होंने रेट भी बताया कि अगर हम लोग बात करें सीरियल्स की, अनाज की बात करें, तो जो इन्फ्लेशन रेट है अनाज का गांव वाले एरिया में ये 10% से बड़ा है अगस्त 2022 के अंदर, जबकि शहर वाले एरिया में ये 8% से बड़ा है। तो आप देखोगे शहर के अंदर ना महंगाई का असर इतना देखने को नहीं मिलता है जितना गांव वाले एरिया में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है वो हमारी रूरल इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा पड़ता है, ऐसा राइटर मेंशन करते हैं। तो इस चीज़ को भी रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। देन एक और प्रॉब्लम है वो है अनप्लान्ड माइग्रेशन।
अनप्लान्ड माइग्रेशन मतलब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग गांव से आज के टाइम पर शहर में माइग्रेट हो रहे हैं, वहाँ पर जाकर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहीं पर रह रहे हैं, है ना, फैमिली को लेकर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो गांव वाले एरिया से बहुत ज़्यादा ही लोग आज के समय पर निकल रहे हैं, और अगर वो लोग जा भी रहे हैं शहर के अंदर तो उनको बहुत कम सैलरी मिल रही है, काम कर रहे हैं और बहुत अनहाइजीनिक प्लेस में रह रहे हैं, बुरी तरह से यहाँ पर उनका रहना सहना हो पा रहा है। तो ये भी एक दिक्कत आ रही है। अगर हम रूरल इकोनॉमी के ऊपर काम करें तो लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वहीं पर वो डेवलप कर पाएंगे सारी चीज़ों को। देन एक और प्रॉब्लम आती है रूरल इकोनॉमी के अंदर, वो है लैक ऑफ फिजिकल ऑटोनॉमी। मतलब अगर हम बात करें, देखो गाँव के अंदर पंचायत का एक बहुत बड़ा रोल होता है ना। तो जो पंचायत है ना, इनके पास में फिजिकल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, यानी पैसों से संबंधित जो सारे मामले हैं वो देखने की जो पावर है वो पंचायत के पास में होनी चाहिए, हाथ में पैसा होना चाहिए ताकि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। लेकिन ग्राम पंचायत के पास में बहुत कम पावर्स होती है, जैसे टैक्स रेट को सेट करने की, है ना, ये छोटी छोटी पावर्स होती हैं। तो इस पावर को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, क्योंकि जो ज़्यादातर पावर है वो हमारी राज्य सरकार के पास में होती है, ग्राम पंचायत के पास में इतनी पावर होती नहीं है। तो जो फिजिकल ऑटोनॉमी, खासकर पैसों का मामला जो है ना गांव के विकास के लिए, वो वाली पावर जो है ग्राम पंचायत के पास में ज़रूर से होनी चाहिए। ये बात यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। तो इसको मेंशन करते करते लास्ट में सोल्यूशन देते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है। देखो वे फॉरवर्ड यही है कि पहली बात आपको गांव के अंदर ये भी है कि वेमेन को थोड़ा सा पीछे रखा गया है, उस वेमेन को, उस महिला को एम्पावर करना होगा, उस वेमेन को यहाँ पर उतारना होगा फील्ड के अंदर, है ना। खासकर इकोनॉमिक एनवायरमेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वेमेन का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में वेमेन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में मैन वेमेन साथ में अगर आ जाएं, हम अगर वेमेन को एक बढ़ावा दें तो इससे हमारे देश के अंदर फूड और न्यूट्रिशन जो सिक्योरिटी है वो बढ़ सकती है, यानी ज़्यादा फसलों का उत्पादन होगा, वो जो फसल है सभी लोगों तक पहुंचेगा, खाना सभी लोगों तक पहुंचेगा, तो फूड सिक्योरिटी हमारे देश में बढ़ेगी, और इसकी वजह से हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पाएंगे। आपको पता होगा साल 2030 तक हमारा टारगेट है कि हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकें, वो चीज़ हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बाकी एट द लास्ट अगर हम लोग बात करें, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, कौन कौन से सरकारी इनिशिएटिव हैं जो कि गांव के विकास के लिए बात करते हैं, है ना। बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव सरकार ने चलाए भी हैं, उनके नाम यहाँ पर देखना, मेंस में आपको हेल्प करेंगे। पहला है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, देन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, देन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, देन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, देन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, देन प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखने को मिलते हैं जो कि रूरल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हैं, है ना। तो ये यहाँ पर इनिशिएटिव ध्यान रखना जो कि यहाँ पे गांव के विकास के लिए लेकर आए गए हैं। तो ये था पर्टिकुलर एडिटोरियल। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी और एक अब बहुत अच्छा सा आंसर आप लोग लिख पाओगे। उसके बाद ये जो एडिटोरियल है ये हमारे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर है, कुछ खास चीज़ें यहाँ पर है नहीं, मैं आपको बता देता हूँ क्या है मोटा मोटा, उसके बाद हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। बात ये की जा रही है जो रशिया है ना वो अभी के समय पर विड्रॉ कर रहा है खेरसोन से। अब आप इस वाले मैप को देखना, इस वाले मैप में यहाँ पर आपको ये पर्टिकुलर जो रीजन दिख रहा है, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, बॉर्डर ड्रॉ करता हूँ, ये बॉर्डर मैंने ड्रॉ कर दिया। ये वैसे यूक्रेन का हिस्सा है ये सब, लेकिन अभी के समय पर जो ये ऑरेंज कलर के हिस्से आपको दिख रहे हैं ये सब रशिया ने कब्जा लिया है। रशिया आपको पीछे देखने को मिल जाता है, ये सारे एरिया रशिया के कब्जे में हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, रशिया के हाथ से ये सारे एरिया छूटते जा रहे हैं। जैसे खार्किव को कब्जाया था, खार्किव अभी रशिया के हाथ से छूट चुका है, यूक्रेन ने वापस इसको ले लिया है, क्योंकि यूक्रेन अपनी साइड से मजबूत हो रहा है ना। तो अभी क्या हुआ, खेरसोन से यानी कि इस वाले एरिया से जो रशिया है उसने विड्रॉ किया, रशियन विड्रॉवल आप लोग देख पाओगे, रशिया ने इस वाले रीजन से वापस हट लिया है, पीछे आ गया है रशिया। उसके पीछे का रीज़न है, रीज़न यहाँ पर ये बताया गया कि देखो आखिरकार क्यों रशिया पीछे हटा खारसोन से। उसके पीछे का रीज़न यह है कि देखो बराबर की टक्कर मिल रही है यूक्रेन की साइड से। अभी आप देखोगे वॉर किसी को लगता नहीं था इतना लंबा चलेगा, यहाँ पे लगता ये था कि यहाँ पूरा यूक्रेन को कब्जा लेगा रशिया, लेकिन फरवरी से वॉर चल रहा है, अभी तक यहाँ पे ये वॉर आपको देखने को मिलेगा। हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं रशिया के भी, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों की जान गई है, सिविलियंस की जान गई है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि अभी भी जो वॉर है इसमें यहाँ पर डटा हुआ यूक्रेन। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिली कि रशिया इतना सक्षम नहीं है कि अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि यूक्रेन को पूरी तरह से कब्जा सके, क्योंकि यहाँ पर रशिया का जो लॉस है ना वो भी बहुत ज़्यादा हुआ है। दूसरी तरफ आप देखोगे रशिया को इतना हथियारों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है जितना यूक्रेन को हथियारों का सपोर्ट मिल रहा है। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन को वेस्टर्न साइड से है, अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो लगातार सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही हैं। अब आप देखोगे तो यहाँ पे मेंशन किया गया कि अभी रिसेंटली होइट्ज़र, हेमार, एयर डिफेंस सिस्टम, बैटल टैंक, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये सारी टेक्नोलॉजी आ रही है यूएस, यूके, जर्मनी की साइड से।
जबकि रशिया का जो प्रोक्योरमेंट है, रशिया की जो खरीद है वो काफ़ी घट चुकी है, कम हो चुकी है। तो यूक्रेन के पास में लगातार हथियार आ रहे हैं, वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट कर रही है, इतने सारे देश सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे रशिया में ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से हालात और ज़्यादा यहाँ पर ख़राब देखने को मिलेंगे और रशिया को अभी पीछे हटना पड़ रहा है। बहुत सारे एरिया जो है ऑलरेडी यूक्रेन अभी वापस ले चुका है और यूक्रेन के अंदर जो लीडर हैं है ना, वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, वो ये बोल चुके हैं कि हम अपने सारे एरियाज़ को वापस लेंगे, यानी कि ये जो क्रीमिया वाला रीजन है इसको भी हम वापस लेंगे। जबकि क्रीमिया आपको पता होगा रशिया ने हथिया लिया था साल 2014 के अंदर ही, है ना, तो ये क्रीमिया रीजन को रशिया ने कब्ज़े में कर लिया था। बट अभी यहाँ पर यूक्रेन का काम यह है, मतलब इनका एक फोकस ये है कि हम लोग इस क्रीमिया को भी वापस से ले लें। ठीक है, तो ये था एक पर्टिकुलर आर्टिकल। उसके बाद एक और छोटा सा आर्टिकल है, इसको भी फटाफट देख लेते हैं और अपने कहानी को यहाँ पर करते हैं समाप्त। बात की जा रही है वाइस चांसलर की बारे में। तो आपको पता होगा कि एक यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी में चांसलर होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, है ना। तो वाइस चांसलर को लेकर यहाँ पर एक ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या है हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो जो बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, कल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो भी देखो वाइस चांसलर होगा उस वाइस चांसलर को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। मान लो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर उसको कम से कम 10 साल का एक प्रोफेसर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम टीचिंग 10 साल की उसने करी हो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तभी जाकर वो वाइस चांसलर बन पाएगा किसी यूनिवर्सिटी के अंदर में। ठीक है ना, ये बात यहाँ पर बताई गई। नाउ वाइस चांसलर का जो अपॉइंटमेंट है इसके लिए यहाँ पर एक चेंजेस करने के बारे में बात की गई है। यह जो अपॉइंटमेंट है ये कैसे किया जाएगा, पहली बात तो वाइस चांसलर का जो नाम है ना उसको रेकमेंड करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी होगी कम सिलेक्शन कमेटी, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। ये कमेटी यहाँ पर आप कह सकते हो नाम रेकमेंड करेगी, उसके बाद ही जाकर वाइस चांसलर को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट मेंशन करता है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर मेंशन ये करता है कि देखो इन्होंने रेफ़र किया यूनिवर्सिटी एक्ट 2019 का जो सेक्शन 10 क्लॉज 3 है, इसको रेफ़र करते हुए यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन किया कि जो कमेटी है उस कमेटी को हमें तैयार करना चाहिए। और वो जो कमेटी को क्या करना पड़ेगा, देखो कमेटी के अंदर 3 लोग होंगे और वो 3 लोग मिलकर रिकमेंडेशन देंगे, वो अपॉइंट करेंगे वाइस चांसलर को उसके क्वालिफिकेशन के बेसिस पर। क्वालिफिकेशन क्या होगा कि उस वाइस चांसलर को कम से कम 10 साल के लिए जो एक कॉलेज होगा है, एक यूनिवर्सिटी होगी, उसके अंदर 10 साल के लिए उसको प्रोफेसर की तरह काम करना होगा। अगर इतना यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, मतलब एलिजिबल हो जाएगा वो आगे की वाइस चांसलर बनने के लिए। तो ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है, क्योंकि एक केस ऐसा ही हुआ था कि एक व्यक्ति थे भंडारी साहब, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इनका जो एक्सपीरियंस है वो पूरा नहीं था, 10 साल का पूरा नहीं था, 8.5 साल का पूरा था, तो इनको यहाँ पर वाइस चांसलर नहीं बनाया गया। ठीक है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो वाइस चांसलर को लेकर यहाँ पे बातें बताई गई हैं कि उनको कम से कम 10 साल का एज अ प्रोफेसर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और फिर उसके बाद यहाँ पर जो कमेटी है वो उनका नाम रिकमेंड करेगी, फिर आगे यहाँ पर वाइस चांसलर को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है ना, तो छोटा सा आर्टिकल था ये, सोचा आपको यहाँ पर ये भी बता दिया जाए। तो ये था ओवरऑल डिस्कशन। देखो द हिंदू ने यहाँ पर पूरा लंबा चौड़ा नोटिस भेजा हुआ है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ शायद, कि आज न्यूज़पेपर के अंदर कुछ बदलाव कर दिए गए हैं जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमने अपना न्यूज़पेपर खुद का डेवलप कर लिया है। बाकी स्टार्टिंग का जो प्रीलिम्स का सवाल था आरबीआई से संबंधित, आपको पता होगा, तो उसका आंसर बेसिकली तीनों हैं, तीनों जो सेंटेंसेस है वो करेक्ट है, क्योंकि मुझे वापस दूसरे न्यूज़पेपर जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे जाने से अच्छा है कि मैं आपको यहीं से बैठकर बता दूं कि जो आंसर है उसका वो यहाँ पर आपको ऑल ऑफ द अबव देखने को मिलेगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट आरबीआई के रिगार्डिंग बिल्कुल सही हैं। ठीक बात हो गई। तो ये था आज का ओवरऑल डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, और भले न्यूज़पेपर ना हो लेकिन डिस्कशन चलना था। न्यूज़पेपर आया भी है तो वो तमिलनाडु चेन्नई एडिशन है बेसिकली, वहाँ पे जो खबरें वो ज़्यादा है नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट खबरों को निकाल कर आपके साथ में डिस्कस कर लिया गया है। चलो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।